गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 1, 2, 3 एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। अब लेक्चर नंबर 4 समझने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों समझना बहुत जरूरी है। समझना, देखना और सुनना ये बहुत जरूरी है, तभी आप लोग को लेक्चर 4 समझ में अच्छे से आएगी। और आप लोग को ये पता है दोस्तों कि JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए सारी चीज मुफ्त में यानी फ्री में नोट्स रिव्यू से जितने भी रिलेटेड नोटिस हैं, जितने भी आपका लेक्चर है, वो सारी चीज फ्री में दे रही है। हमारा इस YouTube चैनल का नाम है एग्जाम्प्लेक्स। नीचे सब्सक्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है। मैं यही चाहूंगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर ले और ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आप तक वो सूचना, वो अधिकारी, क्या क्या जो भी चीज रिव्यू से आएंगे वो सारी चीज आपके पास चला जाए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो लेक्चर है वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होने वाली थी और है, और आगे भी होगी जब जब आप देखिएगा। ये जो फोर्थ लेक्चर है इसको देखने से पहले 1, 2, 3 फिर रिक्वेस्ट करूंगा उसको देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 4 को समझने में इजी होगी। और 1, 2, 3 जो सेमेस्टर का जो एमडीसी पेपर है उसमें आप लोग का टोटली है मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चन और मानवाधिकार से संबंधित लेक्चर और मानवाधिकार से संबंधित नोट्स। वो सारा जो है उसको आपको मानवाधिकार ही पढ़नी है 1, 2, 3 में। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 यानी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948। अब कहीं ना कहीं इसका जिक्र हम लोग फर्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट लेक्चर में कर चुके थे 1948, जिसमें से आई थिंक आप लोग को बताया था कि 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो चलिए वो जहां एंड किए थे, फिर कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर सार्वभौमिक मानवाधिकार क्या है सर, क्यों अपनाया गया, आखिर ये क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट को मैंने पढ़ा और पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद ये जो है उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैंने सारा लेके आया, ताकि उस बच्चे की जो भी डॉट्स है वो क्लियर हो जाए। और इसके साथ साथ फर्स्ट लेक्चर के साथ ये आपका फोर्थ लेक्चर भी कहीं ना कहीं मैच हो जाए। अब कितना पढ़ेगा मानवाधिकार मानवाधिकार मानवाधिकार, तो हम यही कोशिश करेंगे कि एक ही में हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर भी लास्ट अंतिम लेक्चर वही हो मानवाधिकार से रिलेटेड, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि इसी के थ्रू ही आप लोग को मानवाधिकार के बारे में पूरा जानकारी दे दे। और इसके पहले 1, 2, 3 भी वो भी इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार। अब हम बार बार आप लोग को बताते हैं दोस्तों कि ये जो टॉपिक है यानी मानवाधिकार जो सिलेबस है वो आपका एग्जाम यूपीएससी, जेपीएससी और स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है और 1 डे एग्जाम जो भी है वो सारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार। यानी हम लोग को अपना अधिकार जानने के लिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं लेक्चर के अकॉर्डिंग वो आप लोग को समझा दे और लेक्चर के साथ साथ आप लोग को नोट्स भी मिल जाए जो आप लोग को और इजी में समझ में आए। पहले मेरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, या फिर नोट्स पढ़िए उसके बाद लेक्चर सुनिए, तो वो कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार करके आप लोग को पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा मानवाधिकार का। मैं अंकुर कुमार रॉय आप लोग का पॉलिटिकल साइंस एमडीसी पेपर का आज 4th लेक्चर देने वाला हूं, जिससे आप लोग को और भी बेहतरीन समझ में आए। पहला, दूसरा, तीसरा आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद चौथा को एक्टिव करें, यानी चौथा क्लास को प्रेजेंट रहे। देखिए आज का जो क्वेश्चन था, जो बच्चे ने कमेंट किया कि सर मानवाधिकार क्या है सर, मैंने फर्स्ट क्लास बताया था, फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि वो सारी जानकारी यही एक वीडियो में आप लोग को दे दे, यही एक वीडियो में। देखिए क्या बोलता है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। अब सार्वभौम घोषणा का मतलब हम बताए थे पूरा जो भी मनुष्य है पृथ्वी पर है उन लोग को अपना अधिकार दिया गया है, सारे चीज को अधिकार दिया गया है, उसी को कहेंगे सार्वभौम, मतलब पूरा सब
भूमि पर जितने भी हैं मनुष्य, उसको सबको अधिकार दिया गया है। तो आखिर है वो है क्या? फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फोर्थ लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, देन आफ्टर आएगी आपकी फोर्थ लेक्चर। देखिए क्या बोलता है यूडीएचआर। इसका जो यूडीएचआर का फुल फॉर्म है वो आपका फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ है। देखिए यूडीएचआर इतिहास के सबसे निराशजनक क्षणों को दोबारा होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबद्धता है। देखिएगा दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध कहीं ना कहीं विश्व इतिहास का सबसे निराशजनक घटना है। मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध हम बताए थे, अगर नहीं पता है तो इसके पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, देन आफ्टर मैं फिर से आपको बताता हूं कि 1939 से लेकर के 1945 तक आपका यानी विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें से करोड़ों लोग मारे गए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए थे, जिसमें से माँ, बच्चे, बूढ़े, बूढ़ी लोग, सारे लोग को मार दिया गया, जला दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, गोली मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। यही हम लोग का विश्व इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है, दूसरा विश्व युद्ध। अब कहीं ना कहीं ऐसा भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, उसी को रोकने के लिए सार्वभौम घोषणा किया गया, यानी जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य है उसके लिए घोषणा किया गया। और सबको ये बहुत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर है क्या। दूसरा विश्व युद्ध के जैसा तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसी को रोकने के लिए सार्वभौम घोषणा किया गया मानवाधिकार का। पूरे जिंदगी में यानी पूरे जीवन में, दुनिया में जितने भी है सबके पूरे जीवन में अधिकार दिया गया है। उसी को हम लोग जहां एंड किए थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बोलता क्या है? मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। देखिए यूडीएचआर इतिहास का सबसे निराशजनक क्षणों को दोबारा होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबद्धता, एक अस्थायी संस्था है, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। यूडीएचआर इस बात का जीता जागता सबूत है कि मानवाधिकार के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण संभव, व्यवहार और व्यवहारिक है। पूरा जितने भी मानव है उन लोग को व्यवहार, अब देखिए फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी देश में कोई भी नियम और कानून सबसे पहले बनाने वाला होगा वो इंटरनेशनल होगी, यानी यूएनओ होगी, संयुक्त राष्ट्र महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ बोल सकते हैं। वही बोला है कि यूडीएचआर इस बात का जीता जाता सबूत है कि मानवाधिकार के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण यानी इंटरनेशनल लेवल पर यानी विश्व लेवल पर संभव, व्यवहार और व्यवहारिक हो। मतलब सबके साथ व्यवहार का जितना भी अच्छा है वो संभव बना सके विश्व लेवल पर, ना कि देश के लेवल पर। चलिए देखते हैं यूडीएचआर कब बनाया गया था, यानी यूडीएचआर कब बनाया गया था। देखिए कब बनाया गया था, हम बार बार बोल रहे हैं, इसके लिए आप लेक्चर 1 और 2 और 3 देख लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर 4 एकदम दिमाग में घुस जाएगा। अगर आप लोग को कोई 2 पढ़ाएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक के साथ 2 पढ़ाएगा, एक के बाद 2 पढ़ाएगा तो समझ में आएगा कि 2 के पहले 1 और 1 के बाद 2 होती है, नहीं तो अनपथारी नहीं समझ में आएगा। चलिए देखते हैं यूडीएचआर कब अपनाया गया था, सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया गया था, यूडीएचआर को कब अपनाया गया था यूएनओ में। यूडीएचआर, अभी हम बताएं कि यूडीएचआर युद्ध की राख और प्रलय की भयावहता से उभरा। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध पूरे पृथ्वी में प्रलय लेके आया, मानव सभ्यता में प्रलय लेके आया। मनुष्य की जो सभ्यता थी, दूसरा विश्व युद्ध कहीं ना कहीं एक प्रलय के समान साबित हुआ कि भयावह से उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध की दर्दनाक घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि मानवाधिकारों को हमेशा सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाता है। मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध हम लोग को यह पता चला कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों को हमेशा सार्वभौमिक रूप में
दूसरे विश्व युद्ध से पहले पूरा मनुष्य को अपना अधिकार छीना गया, कोई अधिकार नहीं था। राजा लोग, तानाशाही लोग, राजतंत्र लोग, देश था, तो कहीं ना कहीं सबको अपने अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। अब क्या होता है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो कहीं ना कहीं सबको यह जानकारी मिलती है, सबको ये पता लगता है कि हम लोग को अपना अपना अधिकार चाहिए, पूरे विश्व को अपना अधिकार चाहिए। तो इसी को लेके यूडीएचआर बनाया जाता है। अब क्या होता है, नरसंहार, मार दिया, नर जीता जागता इंसान को काट दे रहा है दूसरा विश्व युद्ध। नरसंहार के दौरान 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों सहित लगभग 17 लाख विनाश ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया। यहूदी, फर्स्ट क्लास लेक्चर हम बताए थे। हिटलर जब शासक बना था जर्मनी का, तो पूरा यहूदियों को मरवा दिया था। कम से कम 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदी को मरवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये नरसंहार है। उसके बाद 17 मिलियन यानी 170 लाख लोगों को विनाश ने पूरी दुनिया को भयभीत कर, पूरा दुनिया को भयभीत कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को रोकने के लिए ठोस प्रयास किए। अब कहीं ना कहीं जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो सारे अंतरराष्ट्रीय संस्था, यूएनओ, एमनेस्टी, WHO, जितने भी इंटरनेशनल आपके जो भी कमीशन है, कमेटी है, वो एक सभा तैयार किया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हम कटते हुए देखें, हम मरते हुए देखे, हम रोते हुए देखे, हम घर से बेघर होते हुए देखे। दूसरा विश्व युद्ध लाइव देखे, टीवी में देखे, हम लोग तो नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मानव संघ यानी अंतरराष्ट्रीय संघ एक डिसीजन लेता है कि भविष्य में अब ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। उसी को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारें ने एक अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, मतलब कि पूरा विश्व में शांति बनाओ। एक दूसरे विश्व आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, फायदा क्या है लड़ने का? तो उसी को शांति बनाए रखने के लिए एक ठोस प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मतलब है यूएनओ की स्थापना हुई। अब ये यूएनओ की स्थापना अब होगी। अब क्या होगा, बहुत सारे देश यूएनओ का सदस्य धीरे धीरे बनते जाएंगे। अब जो यूएनओ का सदस्य बन गया वो दोबारा लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएनओ की स्थापना ही अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए ही हुआ था। ये दर्दनाक कहानी बता रहे हैं दोस्तों, पूरा दर्द भरा है दिल में पूरा। अब देखिए क्या बोलता है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर का फुल फॉर्म होता है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की घोषणा की 30 अधिकारों और स्वतंत्रता जो हम सभी को है। मतलब कि यूडीएचआर में जैसे हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिया गया है ना, ठीक उसी तरह यूडीएचआर में 30 गो अधिकार हम मनुष्य लोग को दिया गया। 30 ठो, कितना 30 राइट्स, 30 ह्यूमन राइट्स हमारे यूडीएचआर के अकॉर्डिंग दी गई है। 7 दशक के बाद भी उनमें शामिल अधिकारी सभी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आधार बने हुए हैं। मतलब कि 70 साल के बाद भी कहीं ना कहीं लोग मानवाधिकार कानून के, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के आधार बने हुए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं सब बहुत सारे देश यूएनओ के साथ जुड़ रहे हैं और यूएनओ में अपना भाग ले रहे हैं, यूएनओ में अपनी भागीदारी को अच्छे से निभा रहे हैं। इसलिए सार्वभौमिक मानवाधिकार की स्थापना हुई 1945 में, स्थापना हुई यूएनओ की स्थापना 1945 में, ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। बहुत दर्दनाक घटना है दूसरा विश्व युद्ध, नरसंहार, काट दिया गया। तो इसी चलते आगे ऐसा युद्ध ना हो, इसलिए ये सार्वभौम ये मानवाधिकार की स्थापना की गई। चलिए
यूडीएचआर किसने बनाया? तो यूडीएचआर किसने बनाया? तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर समझ लीजिएगा, तभी चौथा लेक्चर आप लोग को समझ में आएगा। पहला दूसरा तीसरा समझने के बाद चौथा समझ में आएगा। यूडीएचआर किसने बनाया? सारा चीज फुल फॉर्म लिखा हुआ है पहला क्लास में, सारा नोट्स में है। लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए और उसी से अपना नोट्स ले लीजिए। सारा पीपीटी यानी पीडीएफ के माध्यम में सारा चीज दिया हुआ है, उसी से पढ़िए, वरना प्रिंट आउट करवा लीजिए। 1 2 3 सारा नोट्स दिया हुआ है। अब यूडीएचआर किसने बनाया? तो यही बनाया है भैया 1948 में संयुक्त राष्ट्र के यानी यूएनओ 50 सदस्यों देशों के प्रतिनिधित्व मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में एलेनोर रूजवेल्ट, हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला 1933 से 1945 राष्ट्रपति के साथ एक साथ आए। मतलब कि जब यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। अब 1945 के 3 साल बाद यूएनओ के टोटल कितने सदस्य हो गए, यानी टोटल कितने मेंबर जुड़ गए यूएनओ के साथ? तो 50 मेंबर। अब 50 मेंबर का मतलब है कम से कम 50 देश यूएनओ के साथ जुड़ गए। अब यूएनओ से के साथ जुड़ने का मतलब है अब उन लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उन लोग 50 अपने साथ मिल के रहेगा। तो उस समय क्या बोला गया था? उस समय हमारे राष्ट्रपति जो थे अमेरिका की प्रथम महिला, उनका नाम था रूजवेल्ट, के साथ एक साथ तो आ गया, अमेरिका को बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए ना, हम लोग 50 आपके साथ हैं, आप लीजिए जो डिसीजन लेना है, हम लोग 50 आपके साथ हैं। रूजवेल्ट के साथ आए ताकि दुनिया भर में सभी के लिए, सभी मानवाधिकारी को एक सूची तैयार कर सके। मतलब कि दुनिया में जितने भी मानव है सबको एक अधिकार मिल सके, इसलिए उन लोग एक सूची तैयार किया। बताएं वो सूची में कम से कम 30 गो यानी 30 ठो अधिकार के बारे में बताया गया है। 30 अधिकार को बताया गया है उस सूची में। कोई दिक्कत है? तो कम से कम यूएनओ के साथ 50 देश मिला और यूएनओ यानी अमेरिका की जो राष्ट्रपति जो थी रूजवेल्ट जो थी, वो पहली महिला थी, उन्हीं के साथ मिलकर एक सूची तैयार किया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यूडीएचआर बना ताकि विश्व में ऐसा लड़ाई ना हो। यूडीएचआर क्यों महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है कि यूडीएचआर क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए यूडीएचआर क्यों महत्वपूर्ण है। यूडीएचआर ने यह कहने का साहस करके एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया कि रंग, धर्म, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान है। बहुत बड़ी घोषणा की यूडीएचआर ने, बहुत बड़ा घोषणा किया और हम लोग को हिम्मत दिया कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो बिना रंग रूप के, मतलब गोरा काला किए बिना, धर्म के आधार पर किए बिना, पंथ निरपेक्ष के आधार पे, सांप्रदायिक के आधार पे, धर्म के आधार के परवाह किए बिना वो सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से और समान रूप से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने अधिकार को जी सकते हैं। ये यूडीएचआर की सबसे बड़ी घोषणा थी 1948 में। रूजवेल्ट के समय क्या था? मानवाधिकार दिखाना था, मानव को अधिकार देना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नरसंहार हो गया। तो यही सब कहानी है इसमें। सॉरी। अब ये कहानी को और जानना है तो लेक्चर 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलता है? पहली बार जिंदगी में यानी इतिहास में पहली बार किसी वैश्विक समझौते ने सत्ता की राजनीति को नहीं बल्कि इंसान को अपने एजेंडे के केंद्र में रखा। पहली बार इतिहास में यह हुआ कि लोगों ने इंसान के बारे में सोचा, हम लोग के अधिकार के बारे में सोचा।
पहली बार हम लोग के अधिकार के बारे में ऐसा हुआ। नहीं तो पहले लोग राजा महाराजाओं के बारे में सोचते थे। गुलामी करने की आदत हो गई है तुमको। पहले राजा महाराजाओं के बोलते थे ना, नाना पाटेकर बोले कि गुलामी करने की आदत पड़ी है तुमको। पहले राजा रजवाड़ों की, गुलामों की, और क्या क्या बोलते हैं उसको नहीं देखना है। तो इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी आदमी ने किसी आदमी के लिए, किसी आदमी को अधिकार देने की बात की है इतिहास में पहली बार। राजा को ना देके इंसान को, नागरिक को अधिकार देने की बात की है, केंद्र में रखा। दुनिया भर में समुदायों, आंदोलनों और राष्ट्रों ने मुक्ति संघर्षों और समानताओं की मांग को आगे बढ़ाने के लिए UDA-4 विघटनकारी शक्ति का सहारा लिया। मतलब लोग आंदोलन करने लगे, समुदाय एक दूसरे को बांटने लगे, समुदाय में बट गए। क्यों? ताकि हम लोग को अधिकार दो। राष्ट्रों ने मुक्ति संघर्षों और समानता की मांग हो, समानता मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, एक समान जिंदगी जीने का अधिकार मांग रहा है, और लोग आंदोलन कर रहा है। और किसका सहारा लिया? UDA-4 का सहारा लिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। क्लियर है? अब क्या होता है, यद्यपि सब आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को अपना अपना अधिकार दो, यद्यपि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। मतलब यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, कोई कानून रूप से काम नहीं कर रहा, सब आंदोलन कर रहा है। पहले राजाओं के लिए काम किया जाता था, लेकिन राजाओं के अधिकारों का बात किया जाता था, लेकिन यहाँ पे 1948 के बाद क्या होता है, यहाँ नागरिकों का बात किया जा रहा है, यहाँ नागरिकों को अधिकार देने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के अधिकार की बात होगी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोषणा में UDA-4 की घोषणा में निर्धारित अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा को कई राष्ट्रीय संविधानों और घरेलू कानूनी ढांचों में शामिल किया गया है। यानी UDA-4 की घोषणा को जो UDA-4 घोषणा किया, तो कहीं ना कहीं उससे हम लोग को राष्ट्रीय संविधान, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब हम लोग के भारतीय संविधान में भी है भैया, है ना, समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी संविधान में UDA-4 से कुछ मुख्य मुख्य बातें को शामिल की गई है। 30 गो बात लिखा गया है UDA-4 में मानवाधिकार के प्रति, ह्यूमन राइट्स के प्रति 30 बात अनुच्छेद के तहत, UDA-4 अनुच्छेद के तहत तो हम लोग के संविधान में लिया गया है। अब क्या बोलता है, सभी राज्यों का कर्तव्य है कि वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों की परवाह किए बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए सभी मानवाधिकारों को बढ़ावा दे और उनकी रक्षा करे। कोई भेदभाव नहीं है, बिना भेदभाव का कोई भेदभाव नहीं है। और सभी राज्य सरकार को, राजनीतिक सरकार को, आर्थिक सरकार को सांस्कृतिक बनाए रखने के लिए, सारा चीज सांस्कृतिक बनाए रखने के लिए बिना किसी का परवाह किए, बिना किसी से भेदभाव किए सभी मानवाधिकारों को बढ़ावा दो। यानी सभी मनुष्य को उसके अधिकारों को बढ़ा। किसी भी मनुष्य का अधिकार छीनने का हक नहीं है तुमको, किसी भी मनुष्य का हक लेने का अधिकार नहीं है तुमको। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब मेरा अधिकार, मानवाधिकार मतलब मेरा अधिकार, यानी मानव का अधिकार कौन कैसे छीनेगा, छीन ही नहीं सकता है। अगर जिस दिन तुम्हारे अधिकार का हनन होना शुरू हो जाएगा तो तुम जाके केस करो। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ये मैंने डील किया हुआ है, पूरे डीपली नॉलेज दी है लेक्चर 1 to 3 में। ये लेक्चर 4 है, हमको पता है थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 1 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए 4th इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे कि UDA-4 यानी मानव अधिकार आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत?
अब क्या है समझिए, मानवाधिकार दूसरा विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। मानवाधिकार 1945 के बाद 1948 में बनाया गया। मानवाधिकार टोटल 5 देशों की सहमति से बनाया गया। मानवाधिकार हर एक देश में कहीं ना कहीं संविधान में लिखा गया है। मानवाधिकार हमारे देश में संविधान में भी लिखा गया है। मानवाधिकार हम लोग का अधिकार। मानवाधिकार कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार कहां घोषित किया गया? यूएनओ में घोषित किया गया, जिसको हम लोग सार्वभौम घोषणा कहते हैं या फिर सार्वभौम मानवाधिकार कहते हैं। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी? तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोग को अपने अधिकार के बारे में पता चल गया होगा, अपने अधिकार को आप अच्छे से जान गए होंगे। यही थी हम लोग की आज की क्लास। थोड़ा बच्चा कमेंट किया इसीलिए हमको इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं, ये बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। उनके कमेंट से फिर मैंने 1 2 3 लेक्चर मैंने बताया है, वो लेक्चर को आप लोग देखने के बाद लेक्चर 4 देखिए, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। मैं अंकुर कुमार रॉय फिर से एक बार बता दे रहा हूं, JH एग्जाम्प्लेक्स आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आप टॉप कर सकते हैं, अगर आप जॉब ले सकते हैं, बहुत बड़ा वरदान लेके आया है, सारा चीज फ्री 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 फ्री। तो एक बार JH एग्जाम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाइए और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जितने भी आपके पास आ रही हैं, नोटिस आ रहे हैं, नोट्स आ रही है, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स में आप लेक्चर भी सुन सकते हैं और व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नोट्स और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक धन्यवाद।